हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका आप सभी का ऑल इन 8454 में स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो फाइनली उन छात्र छात्राओं के लिए है जो बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक और यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं आप सभी को केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी, वो भी फ्री में। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है पदार्थ की प्रकृति। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलते अपने वीडियो की तरफ। देखिए, सबसे पहले पदार्थ की परिभाषा। पदार्थ किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग मैटर कहते हैं। पदार्थ यानी कि मैटर, दैनिक जीवन में काम आने वाली वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हों, जिनमें द्रव्यमान हो तथा प्रतिरोध दर्शाती हों, पदार्थ कहलाती हैं। समस्त पदार्थों को मुख्यतः दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, भौतिक और रासायनिक। तत्पश्चात इन्हें अन्य उपवर्गों में भी विभाजित किया गया है। पदार्थ, देखिए, पदार्थ की दो अवस्थाएं, जैसे भौतिक वर्गीकरण में फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। ठोस, द्रव और गैस भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत आएंगे और रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध पदार्थ और मिश्रण आएंगे। ठीक, चलिए अब देखिए, शुद्ध पदार्थ में भी दो प्रकार आ जाते हैं। पहला तत्व यानी कि एलिमेंट, और यौगिक कंपाउंड, और इसमें भी है समांग पदार्थ, होमोजेनियस सब्सटेंस और हेट्रोजेनियस सब्सटेंस। अब इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है, तत्व को भी। जैसे इसमें आ गया धात्विक और अधात्विक, यानी कि मेटालिक और नॉन मेटालिक तत्व। और यौगिक के अंतर्गत आ गया कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, चलिए, पदार्थ द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ मैटर। पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं। पहला है ठोस यानी कि सॉलिड, द्रव लिक्विड, और तीसरा है गैस। ठोस सॉलिड वे पदार्थ जिनके आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। लिक्विड द्रव, वैसे सभी पदार्थ द्रव कहलाते हैं जिनका आकार परिवर्तनशील तथा आयतन निश्चित होता है। इनके किसी निश्चित आयतन को किसी पात्र में रखने पर ये उस पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। अब चलिए बताते हैं हम ठोस किसे कहते हैं अपने शब्दों में। ठोस वो पदार्थ होता है जिनका आकार और आयतन एकदम बराबर होता है। जैसे ले लीजिए आप लकड़ी, कुर्सी, टेबल, बेंच, यानी कि उसके अणु। और एक ठोस की परिभाषा ये भी होती है भौतिकी में कि जिनके अणु एकदम पास पास हो, यानी कि सटे हुए हो, वे ठोस पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, और द्रव का परिभाषा ले लिया जाए तो वैसे पदार्थ जो किसी भी जिस वस्तु में रखा जाए उस वस्तु का आकार ग्रहण कर लेते हैं। उनका आकार निश्चित नहीं होता है और आयतन निश्चित होता है। जैसे कि पानी ले लीजिए, तेल ले लीजिए, दूध ले लीजिए, है ना, ये सभी लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में है और ये सब द्रव लिक्विड कहलाते हैं। गैस, वे सभी पदार्थ गैस कहलाते हैं जिनका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं। जैसे गैस यानी कि हवा, एलपीजी में ले लीजिए, उनके आकार और आयतन निश्चित नहीं होते हैं। उसको खोल दीजिए तो तुरंत गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ चल जाता है सब। चलिए, अगला है पदार्थ की रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। विश्व के समस्त पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है, तत्व, यौगिक तथा मिश्रण। जैसे कि तत्व, देखिए, इसको इंग्लिश में एलिमेंट्स कहते हैं। तत्व पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप होता है जिसे रासायनिक व भौतिक विधियों द्वारा आगे उपविभाजित नहीं किया जा सकता। पृथ्वी पर अब तक 114 तत्व ज्ञात हो चुके हैं, जिनमें से 22 कृत्रिम रूप से निर्मित किए जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, देखिए, कि
पृथ्वी पर अब तक कितने तत्व ज्ञात हो चुके हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? 114 तत्व। और इसमें पूछा जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि कृत्रिम रूप से कितने पदार्थ है या फिर कितने तत्व निर्मित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 22। कृत्रिम का अर्थ क्या होता है? कृत्रिम का अर्थ होता है मानव द्वारा, यानी कि जो हम लोगों ने बनाए हुए हैं। ठीक है, चलते हैं। पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग केवल 8 तत्वों से निर्मित है। 8 तत्वों से निर्मित है, जबकि इसके निर्माण में अन्य तत्वों का सहयोग केवल 2.8% है। ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। इसमें पूछ सकता है कि पृथ्वी पर बताइए, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व के नाम बताइए, तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन। अब चलिए, अब ये जानते हैं कि कौन सा तत्व कितनी मात्रा में पाया जाता है। देखिए, लोहा है 4.1%, ऑक्सीजन 49.9, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन को पूछ सकता है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा 49.9%। मैं जो पढ़ा रही हूँ आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, ना फास्ट कीजिएगा, आराम से बस पढ़ते जाइएगा। हमें लगता है कि सब याद हो जाएगा आपको वीडियो में देखने से ही, तो इसीलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। चलिए, कैल्शियम मैग्नीशियम कितना पाया जाता है? 2.1%, सोडियम 2.3%, कैल्शियम 3.2% और एल्यूमिनियम 7.3%। सिलिकॉन हो जाएगा आपका 26% और पोटेशियम हो जाएगा 2.3% और अन्य तत्व 28%। 2.8 होगा यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे दिया है, गलत दिया है शायद। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। तत्वों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तत्व के 3 प्रकार हैं: धातु, अधातु और उपधातु। धातु मेटल। धातु तत्व विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होते हैं। अच्छा, धातु किसे कहते हैं? जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, मेटल। मेटल मीन्स कोई ठोस पदार्थ जो विद्युत और ऊष्मा दोनों का सुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं। अब बताइए हमें आघातवर्धनीय किसे कहेंगे? आघातवर्धनीय वो तत्व होंगे जो पीटने पर या फिर जोर से वार करने पर उसका जो स्वरूप है वो बदल जाए। जैसे कि लोहा को देखते हैं, गर्म करके जब पीटा जाता है तो उसका स्वरूप बदल जाता है। सोना भी गर्म करने पर, देखिए यहाँ पे दिया भी है, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा, प्लेटिनम, ये सबको इस सब का स्वरूप एकदम चेंज हो जाता है। इस पे आघात जब किया जाता है, हथौड़ा से पीटा जाए या फिर कोई बड़ी बड़ी मशीन से या फिर हाथ से ही लोहार सब जो पीटते हैं, उससे भी स्वरूप चेंज हो जाता है। चलिए, अधातु नॉन मेटल। अधातु तत्व विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस इत्यादि। ऑक्सीजन से विद्युत प्रवाहित हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऑक्सीजन से ऊष्मा प्रवाहित हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए इसको कहा जाता है अधातु तत्व। वैसे तत्व को कहा जाता है जिसमें से ऊष्मा और विद्युत प्रवाहित नहीं हो सके। उपधातु धातु तथा अधातु दोनों के गुण दर्शाते हैं। कुछ उपधातुओं के उदाहरण हैं: बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलोनियम, ट्यूलेरियम इत्यादि। उपधातु मीन्स जिसमें धातु और धातु, यानी कि वो ना गैस फॉर्म में रहते हैं और ना ही धातु के फॉर्म में, मेटल फॉर्म में रहते हैं, तो वो अधातु कहलाते हैं। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलोनियम, ट्यूलेरियम इत्यादि। तत्व प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसे विभिन्न यौगिकों के आधारभूत खंड होते हैं।
कुछ तत्व द्रव और गैस के रूप में भी पाए जाते हैं। गैस के रूप में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, और द्रव के रूप में पारा और ब्रोमीन पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि द्रव के रूप में कौन सा तत्व पाया जाता है। चलिए अब आते हैं यौगिक, कंपाउंड। वे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। इनके गुण इनके अवयवी तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे जल एक यौगिक है। अब यौगिक के गुण देख लेते हैं। यौगिक के गुण निम्नलिखित हैं। यौगिक के अवयवों को साधारण तरीके से पृथक नहीं किया जा सकता है, यानी कि आसानी से इसको अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे चीनी और नमक का जो घोल ले लिया जाए अगर, तो इसको अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, आसानी से नहीं किया जा सकता है। यौगिक के बनने में ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उत्सर्जित होती है। ठीक, अवयवी पदार्थ यौगिक में भार के विचार से निश्चित अनुपात में रहती हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। ठीक, अब आगे चलते हैं मिश्रण, जिसको इंग्लिश में मिक्सचर कहते हैं या मिक्सचर कहते हैं। मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। जैसे वायु एक मिश्रण है, इस्पात एक मिश्रण है जिसमें लोहा, कार्बन, मैग्नीज और क्रोमियम शामिल होते हैं। अच्छा, मिश्रण देखिए, वायु में भी मिश्रण होता है। वायु मिश्रण क्यों है? क्योंकि उसमें किसी भी अनुपात में कुछ भी मिला हुआ है। कोई भी किसी भी अनुपात में कहीं हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, कहीं नाइट्रोजन ज़्यादा होगा, कहीं ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, है ना, इसीलिए इनको मिश्रण कहते हैं। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा कर लीजिए भाई। मिश्रण के गुण। मिश्रण के निम्नलिखित गुण हैं। मिश्रण में अवयवों के गुण निश्चित अनुपात में नहीं होते हैं। बोले ना, मिश्रण में किसी भी अनुपात में, जैसे हम लोग मिक्सचर बोलते हैं, तो मिक्सचर जैसे हम लोग दाल बूट, जिसको हम लोग की तरफ बोलते हैं दाल बूट या फिर मिक्सचर, जिसको उसमें किसी भी अनुपात में कुछ भी मिला दो तो इसका नाम ही मिक्सचर हो जाएगा। कहीं काजू किशमिश डाल दिया जाता है, कहीं दाल ज़्यादा डाल दिया जाता है, कहीं सेब ज़्यादा डाल दिया जाता है, तो है ना, तो वैसे ही मिक्सचर का अर्थ ही होता है किसी भी अनुपात में कुछ भी डाला हुआ हो, वो मिश्रण कहलाएगा। मिश्रण को बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। मिश्रण के अवयवों को सरल भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। एकदम आसानी से मतलब उसको अलग किया जा सकता है आसानी से। मिश्रण विषमांग होते हैं। ठीक है, मिश्रण के प्रकार। मात्रा के आधार पर मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। अब बताते हैं आपको। देखिए, अब मिश्रण के भी प्रकार है, काइंड्स ऑफ मिक्सचर। मात्रा के आधार पर मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांग यानी कि होमोजेनियस मिश्रण और विषमांग हेट्रोजेनियस मिश्रण। समांग मिश्रण। अब समांग मिश्रण की परिभाषा ये है, निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण बनता है। जैसे हवा एक समांग मिश्रण है। जैसे कि हवा निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण बनता है। जैसे हवा एक मिश्रण है, लेकिन कैसा मिश्रण है? तो समांग मिश्रण है। इसमें हवा में क्या हर जगह मतलब कि एक निश्चित अनुपात में हर चीज़ मिला हुआ है। जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सब क्या है? एक निश्चित अनुपात में है। विषमांग मिश्रण, हेटेरोजेनियस मिश्रण। इसे अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांग मिश्रण जो बनता है। जैसे कुहासा विषमांग मिश्रण है। बालू ले लीजिए, वो भी विषमांग मिश्रण है। मिट्टी ले लीजिए, वो भी विषमांग मिश्रण है
है ना, उसमें कितना मात्रा में बालू मिला होगा, कितना मात्रा में मिट्टी मिला होगा, या फिर बालू ले लेते हैं तो कितना मात्रा में बालू होगा, कितना मात्रा में मिट्टी होगा, ये कोई जानकारी थोड़ी होता है, उसको नाप तोल के थोड़ी डाला जाता है या फिर डला होता है। तो इसलिए विषमांग मिश्रण यानी कि जिसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होगा, इसमें कितना कितना क्या तत्व है। भौतिक अवस्थाओं के अनुसार मिश्रण 3 प्रकार के होते हैं। ठोस मिश्रण जैसे इस्पात और बारूद, ठीक है, इस्पात और बारूद। द्रव मिश्रण जैसे सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl और अल्कोहल। और गैसीय मिश्रण जैसे वायु। ठीक, मिश्रणों का पृथक्कीकरण, देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। मिश्रण की उपस्थिति को अवयवों को समान विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये विधियाँ निम्नलिखित हैं। अब इनके अवयव जो होंगे उनको निम्नलिखित है, जैसे चीनी नमक का घोल जो है उसको किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, आपको ये सब है। कोई भी पदार्थ है, जैसे मेटल हो गया कोई, तो किसी मेटल में किसी और चीज़ की अधिकता होती है, किसी और चीज़ की अधिकता होती है ना, तो उस सबको अलग अलग विधियों से अलग किया जाता है। चलिए, पहला है इसमें क्रिस्टलन यानी कि क्रिस्टलाइजेशन, इसको इंग्लिश में क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, किसी भी विधि, इस विधि द्वारा अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों अवयवों का पृथक्करण कर एवं शुद्धिकरण किया जाता है। इसमें उपस्थित अशुद्ध ठोस या मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर पहले गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही इस विलयन को फेनल द्वारा छाना जाता है। ठीक है, उसमें एक छननी होती है, उसमें छाना जाता है। छानने के बाद विलयन को ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से अलग हो जाते हैं और इसमें उपस्थित अशुद्धियाँ मातृद्रव यानी कि मदर लिक्विड में घुली रह जाती हैं, यानी कि जो घोल उसमें डाला जाता है उसमें वो घुली रह जाती है और जैसे घुल के निकल जाते हैं क्रिस्टल को, और जो बचा होता है क्रिस्टल उसको अलग करके सुखा लिया जाता है। ठीक है, एक और विधि आती है आसवन। इस विधि से मुख्यतः वैसे द्रवों मिश्रणों को पृथक किया जाता है जिनके क्वथनांक में अंतर अधिक होता है। क्वथनांक मीन्स क्या होता है, जिसके भाप बिंदु यानी कि उबलने की क्षमता अधिक होती है, जल्दी नहीं ये होता है, पिघलता नहीं है, उसी को क्वथनांक माने जल्दी नहीं। जैसे लोहा है, लोहा में कुछ अशुद्धि है तो उसको कैसे अलग करेंगे, तो वही है जिनका क्वथनांक में अंतर अधिक होता है, जल्दी थोड़ी गलता है वो। इसलिए आसवन विधि में द्रव को वाष्प में बदलकर पुनः वाष्प को ठंडा कर द्रव में परिणत किया जाता है। इस विधि का पहला प्रक्रम वाष्पन वेप्रिजेशन है तथा दूसरा प्रक्रम संघनन कंडेंसेशन कहलाता है। चलिए, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने के बजाय सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और ठोस वाष्पों को ठंडा किए जाने पर ठोस अवस्था में आ जाते हैं। जैसे कपूर, देखते हैं कपूर को, अगर कपूर को खुला छोड़ दिया जाए तो वो तुरंत गायब हो जाता है। ठीक है, देखिए, और उसको अगर उसके वाष्प को अगर संघनित ये कर लिया जाए, रोक लिया जाए, तो वो फिर पूरा ठोस अवस्था में आ जाते हैं। देखिए, ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज कहते हैं और इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कि जो पदार्थ जैसे कपूर हो गया वो ऊर्ध्वपातज हो गया, और इसमें जो क्रिया हुआ, जिस प्रक्रिया के द्वारा वो गायब हुआ, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस विधि के द्वारा दो ऐसे ठोसों के मिश्रण में उनको अलग किया करते हैं जिनमें एक ठोस ऊर्ध्वपातज हो और दूसरा नहीं। इस विधि के द्वारा कपूर, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। देखिए, क्लास है
ध्यान से पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। और आप सोचते हैं कि हाँ PDF मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा तो हम पढ़ लेंगे, तो PDF डाउनलोड करने से वो PDF का ही रूप धारण करके मोबाइल में बस पड़े रहता है। इस वीडियो को अगर देख लीजिएगा तो हमें लगता है 50 to 70-80% आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, फिर दोबारा कभी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मैं इसका क्वेश्चन भी करा दूँगी, इसका क्विज़ भी करा दूँगी, जिसमें से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका जो भी क्वेश्चन निकलता है उसका क्विज़ भी करा दूँगी। बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। प्रभाजी आसवन। इस विधि के द्वारा उन मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है, अर्थात द्रवों के क्वथनांक एक दूसरे के समीप होते हैं। भूगर्भ से निकले गए कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि इसी विधि के द्वारा अलग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सीधे एकदम पूछ देता है कि कच्चे तेल को शुद्ध किस विधि से किया जाता है, या पेट्रोल या डीजल को शुद्ध किस विधि से किया जाता है। तो इसका आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा? प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। ठीक है, इसका कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए ये सब क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भाप आसवन, स्टीम डिस्टिलाइजेशन। इस विधि के द्वारा ऐसे कार्बनिक पदार्थों को शुद्ध किया जाता है जो जल में घुलनशील तथा वाष्प के साथ वाष्पशील होते हैं। इस विधि के द्वारा विशेषकर उन पदार्थों को शुद्ध किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाता है, जैसे एसीटोन, मेथिल एल्कोहल, एसिल्टीहाइड आदि का शुद्धिकरण इसी विधि के द्वारा किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डाल्टन, देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है जिसको डाल्टन महोदय ने दिया था। इसको अगर आप पॉलिटेक्निक पास कर जाते हैं तो आपको एक पूरा चैप्टर मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में, आपको पूरा चैप्टर इसका पढ़ना होता है। ठीक है, तो इससे इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हाँ, चलिए। पदार्थ की रचना के संबंध में हिंदू दर्शन के महान विद्वान कणाद ने सर्वप्रथम बताया कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे पहले किसने बताया कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कणाद। ठीक है, कंपटीशन में भी पूछता है और इस एग्ज़ाम में भी कई बार पूछ चुका है। और ये कण अविभाज्य होते हैं, यानी कि पदार्थ की छोटी अवस्था सूक्ष्म कण को हम लोग विभाजित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वो छोटा से छोटा कण एकदम छोटा रहता है, उसको हम विभाजित कर सकते हैं? नहीं विभाजित कर सकते। इस संबंध में 1801 ईस्वी में डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत की घोषणा की, जिसे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब इनका कहना था, जो कणाद थे वो ऋषि, उन्होंने, ये ऋषि थे, ठीक है, इन्होंने बताया था कि पदार्थ की बहुत छोटी अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और इससे छोटा कोई स्वरूप नहीं होता। तो डाल्टन महोदय ने 1801 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत की घोषणा की, जिसे परमाणु सिद्धांत की घोषणा के नाम से जाना जाता है। और इसमें बताया कि पदार्थ की अणु तो एक अणु होता है, लेकिन उसको भी विभाजित किया जा सकता है, जिसको 3 भाग में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में विभाजित किया जा सकता है। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में विभाजित किया जा सकता है। ये डाल्टन महोदय ने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के निर्माण सूक्ष्म अविभाज्य कणों की एक बड़ी संख्या द्वारा होता है। ये कण परमाणु कहलाते हैं। ठीक है, पदार्थ का यानी कि जो कण होता है उसका भी निर्माण होता है, उसका इससे भी छोटा पदार्थ क्या हो जाएगा, उससे भी छोटा स्वरूप उसका परमाणु हो जाएगा। प्रत्येक तत्व के परमाणु समान होते हैं, लेकिन दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्नता रखते हैं। उदाहरण के लिए उनके भार में भिन्नता होती है।
पदार्थ के अणुओं में परमाणु शामिल होते हैं। अणुओं के विपरीत परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित बने रहते हैं। एक दिए गए यौगिक में आपेक्षिक संख्या और परमाणुओं का प्रकार स्थिर होता है। चलिए, डाल्टन परमाणु के सिद्धांत के कुछ दोष भी थे जो निम्नलिखित हैं। ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। डाल्टन के परमाणुवाद के मुख्य दोष निम्नलिखित हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन आधुनिक अनुसंधानों द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि तत्व के परमाणु को विभाजित किया जा सकता है और उन्हें नष्ट किया जा सकता है तथा उनका निर्माण भी किया जा सकता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है और उन्हें फिर से उनका निर्माण भी किया जा सकता है। इनके अनुसार किसी एक तत्व के सभी परमाणु समान भार वाले होते हैं, लेकिन आज हम जानते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु के भिन्न भिन्न भार हो सकते हैं तथा विभिन्न तत्वों के परमाणु के एक ही भार हो सकते हैं। ठीक है, यह किसी तत्व के अंतिम कण और किसी यौगिक का अंतिम कण के बीच अंतर का स्पष्टीकरण नहीं कर पाता है। डाल्टन के अनुसार इन दोनों प्रकार के कणों को परमाणु कहते हैं। तत्व का अंतिम कण सरल परमाणु सिंपल एटम्स और यौगिक का अंतिम कण यौगिक परमाणु कंपाउंड एटम्स कहलाते हैं। इसी के साथ हम वीडियो को विराम देते हैं। चैप्टर 1 समाप्त होता है। मैं जल्द ही इसका क्विज लेकर आऊँगी। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको बताऊँगी और सॉल्व भी करूँगी। तो बने रहिए ऑल इन 8454 के साथ। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।